सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। तो आज बजट 2019-20 पेश होने वाला है। इससे जुड़ी तमाम अहम खबरें और लगातार अपडेट राज्यसभा टीवी पर आप देखते रहेंगे। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए फिलहाल शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट आज। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे लोकसभा में पेश करेंगी बजट। राज्यसभा में भी रखी जाएगी बजट की कॉपी। राज्यसभा टीवी पर दिन भर विशेष प्रसारण। आम बजट में रोजगार सृजन और अर्थव्यवस्था को गति तेज करने पर होगा जोर। निवेश आकर्षित करने के इरादे से नियमों को उदार बनाने के प्रस्तावों का हो सकता है ऐलान। किसानों युवाओं से जुड़ी योजनाओं पर खास ध्यान की उम्मीद। आयकर से जुड़ी घोषणाओं पर भी होगी सबकी नजर। बजट में रेलवे की चालू स्कीमों को मिल सकती है रफ्तार। यात्री सुरक्षा और बुनियादी ढांचे की मजबूती पर होगा जोर। जल संकट से निपटने के लिए भी वित्त मंत्री कर सकती है कई अहम कदमों का ऐलान। बेहतर और व्यवस्थित न्यूनतम वेतन प्रणाली पर आर्थिक सर्वेक्षण में जोर। समान वेतन से दूर होगी असमानता। आर्थिक सर्वे में जीवन प्रत्याशा में इजाफे की वजह से रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने पर विचार का भी प्रस्ताव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आर्थिक सर्वेक्षण ने भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की रूपरेखा की तैयार। गुजरात से राज्यसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान शुरू। विदेश मंत्री एस जयशंकर और जुगलजी ठाकुर बीजेपी उम्मीदवार। कांग्रेस ने चंद्रिका चुड़ासमा और गौरव पांड्या को मैदान में उतारा। अमित शाह और स्मृति ईरानी के लोकसभा के लिए चुने जाने पर खाली हुई हैं सीटें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एनडीए सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट आज लोकसभा में पेश करेंगी। बजट में राजकोषीय घाटे को काबू रखने के साथ आर्थिक वृद्धि और रोजगार सृजन को गति देने पर सरकार का जोर रह सकता है। आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए वित्त मंत्री निवेश आकर्षित करने के इरादे से नियमों को उदार बनाने का प्रस्ताव कर सकती हैं। सरकार के समक्ष एक तरफ राजकोषीय स्थिति को मजबूत बनाने की जरूरत होगी, तो दूसरी तरफ चुनाव में जनता से किए गए वादों को पूरा करने की दिशा में पहल करनी होगी। बीजेपी ने आम चुनाव से पहले जारी घोषणा पत्र में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ सभी किसानों को देने और सूक्ष्म और सीमांत किसानों को 60 साल की आयु के बाद पेंशन देने का वादा किया गया है। मोदी सरकार ने दूसरे कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडल की बैठक में इस दिशा में पहल कर दी है। इसके अलावा जल संरक्षण पर सरकार का जोर है और 2024 तक हर घर को नल से पानी उपलब्ध कराने की महत्वाकांक्षी योजना के साथ बजट में इस दिशा में कुछ ठोस कदम उठाए जाने की संभावना है। इस बार बजट में स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए उनके लिए कर नीति को और युक्ति संगत बनाने का प्रस्ताव भी किए जाने की उम्मीद है। बजट में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों या आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों द्वारा शुरू किए गए उद्यमों को सहायता प्रदान की भी पहल की जा सकती है। रोजगार सृजित करने वाली नई इकाइयों को प्रोत्साहित करने और केवल वित्तीय सहायता के लिए काम कर रही छोटी इकाइयों को हतोत्साहित करने के लिए कदम उठाया जा सकता है। बजट से पहले सामने आए आर्थिक सर्वेक्षण से संकेत मिल रहे हैं कि नए बजट में प्राइवेट निवेश की मदद से रोजगार पैदा करने के साथ ही श्रम संबंधी कानून में जरूरी बदलाव, बेहतर टैक्स व्यवस्था और कम ब्याज दर जैसे बिंदुओं पर फोकस करते हुए सरकार देश की अर्थव्यवस्था को अगले स्तर पर ले जाना चाहेगी। वित्त मंत्री ये बजट ऐसे वक्त में पेश करने जा रही हैं जब कम विकास दर, रोजगार में कमी, मॉनसून की खराब शुरुआत, वैश्विक सुस्ती और ट्रेड वॉर जैसी चुनौतियां सामने हैं।
और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट की कॉपी के साथ तैयार हैं और इस पिटारे में से क्या निकलेगा ये 11 बजे हम सबके सामने होगा। और सभी को तमाम उम्मीदें, एनडीए सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट आज लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी और जाहिर तौर पर किस तरह से न्यू इंडिया का खाका इस बजट में दिखेगा, इसे लेकर सबकी नजरें इस बार के बजट पर टिकी हुई हैं। बजट में राजकोषीय घाटे को काबू में रखने के साथ ही आर्थिक वृद्धि और रोजगार सृजन को गति देने पर सरकार का जोर रह सकता है। और फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री। ये भी अपने आप में आज इतिहास बनने जा रहा है कि पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हमारे देश को पहली निर्मला सीतारमण के तौर पर मिली और आज वो अपना पहला बजट संसद में पेश करेंगी। तो अब वित्त मंत्रालय से निकलकर रुख किया जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि अब वो सीधे संसद भवन का ही रुख करेंगी और 11 बजे संसद में पेश होगा। पहले राष्ट्रपति भवन का रुख करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय से निकलते हुए और अब वो राष्ट्रपति भवन का रुख करेंगी। 11 बजे संसद में बजट पेश होगा और ये एनडीए सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट होगा। आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए वित्त मंत्री निवेश आकर्षित करने के इरादे से नियमों को उदार बनाने का प्रस्ताव कर सकती हैं। और अभी जो खबरें मिल रही हैं, वित्त मंत्रालय से निकलकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अब संसद भवन का रुख करेंगी और संसद की कार्यवाही 11 बजे शुरू होगी और 11 बजे बजट पेश होगा और संसद भवन में कैबिनेट की बैठक होगी और कैबिनेट की बैठक में ये बजट अप्रूव होगा, इस पर मुहर लगेगी और इसके बाद संसद में पेश होगा 11 बजे बजट। और कैबिनेट की बैठक में मुहर लगने के बाद राष्ट्रपति भवन का रुख करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उसके बाद ये बजट संसद में पेश किया जाएगा। तो वित्त मंत्रालय से निकलकर अब संसद भवन, जहां कैबिनेट की बैठक होगी और वहां मुहर लगने के बाद फिर राष्ट्रपति के पास जाएंगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उसके बाद 11 बजे जब संसद की कार्रवाई शुरू होगी तब ये बजट संसद में पेश किया जाएगा, जिसका हम सभी को इंतजार है। एनडीए सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट। हमारे सहयोगी इस समय, हमारे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख करेंगे। अखिलेश जी, आर्थिक सर्वेक्षण में हमने देखा 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का ब्लूप्रिंट दिखाई दिया। अब न्यू इंडिया का विजन किस तरह से पेश होगा बजट के जरिए, क्या खाका होगा, अब इसकी सबको उम्मीदें हैं? देखिए प्रीति, बजट एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसके बारे में यह कहा जाता है कि वो अगले 1 साल का एक कहिए कि दृष्टि पत्र होता है कि किस तरह से नए भारत को बनाया जाए। और चूँकि नए भारत की बात चली है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2022 तक एक ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं ताकि दुनिया में एक बड़ी आर्थिक शक्ति, रोजगार देने वाला देश और उसके अलावा आर्थिक रूप से मजबूत। तो ये 3 ऐसे नारे हैं जिसके आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में बजट आज 11 बजे पेश किया जाएगा। लेकिन जो सबसे अहम बात है जिस पर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये केंद्र सरकार जोर दे रही है, वो सबसे बड़ी चुनौती है जिसके बारे में कहा जाता है कि रोजगार सृजन। रोजगार किस तरीके से कैसे किया जाए, सरकारी कंपनियों को किस तरीके से ऊर्जावान किया जाए, निजी कंपनियों को, निजी उद्यमों को किस तरह से इस तरीके से ऊर्जा दी जाए ताकि वो अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दे सके। और जिस तरह से आप जानती हैं कि पिछले 5 साल में जो उनको आर्थिक वित्तीय मेजर्स लेने थे अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए, वित्तीय रेगुलेशंस को ठीक करने के लिए, वो लिए जा चुके हैं। नए गवर्नर भी हैं, नए इकोनॉमिक
एडवाइजर भी हैं। तो इन सारे लोगों के माध्यम से जो एक खाका प्रस्तुत किया जा रहा है, वह खाका एक, जैसा कि आपने सुना कि एक न्यूनतम वेज का, न्यूनतम वेतन का एक है कि उसका किस तरीके से पैमाना दे। और न्यूनतम वेतन का मतलब यह है कि मिनिमम आय सबको एक सुनिश्चित हो, और मिनिमम आय सुनिश्चित होने से क्या होता है कि घरेलू बाजार काफ़ी मजबूत होता है, और आपको जो आर्थिक मजबूती है उसके लिए केवल एक्सपोर्ट पर निर्भर नहीं करता है। जो भी आप सामान बनाते हैं, अगर वो घरेलू बाजार में पूरी तरह खपत होता है तो एक बड़ी बात होती है, और उससे अतिरिक्त जो होता है हम डॉलर के लिए, यूरो के लिए निर्यात भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस बजट में सबसे बड़ा पैमाना जो होगा वो रोजगार सृजन, घरेलू बाजार को मजबूत करने, ताकि लोगों को एक न्यूनतम वेतन मिले, न्यूनतम मजदूरी मिले, ताकि हर घर में कुछ ना कुछ पैसे हो, ताकि वो सामान खरीद सके, ताकि वो अपने लोगों की ज़िंदगी बेहतर कर सके, बच्चों को शिक्षा दे सके और उनको स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल सके। तो ये मुझे लगता है कि सबसे अहम इस बार के बजट का केंद्र बिंदु होगा। बिल्कुल। और अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इस समय हम अपने संवाददाता रविंद्र सिंह शोरान का रुख करेंगे, जो कि इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं वित्त मंत्रालय से। रविंद्र, हमने देखा थोड़ी देर पहले तस्वीरें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, साथ ही वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर दोनों ही रवाना हो गए हैं। और इसके पहले जो औपचारिकताएं होती हैं, थोड़ा अगर आप उनके बारे में बताएं, क्योंकि हम जानते हैं संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी होगी और उसके बाद संसद में बजट पेश होगा। थोड़ा बताएं किस तरह से आगे बढ़ेगा सब कुछ। जी देखिए प्रीति, अभी कुछ देर पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर आई थी, और अंतिम जो है वो बार उनके साथ एक बैठक की थी बजट को प्रस्तुत करने से पहले। यहाँ से ठीक कुछ देर पहले वो निकली हैं राष्ट्रपति भवन, जो कि वित्त मंत्रालय से बहुत कम दूरी पर स्थित है। वहाँ पर राष्ट्रपति महोदय से मुलाकात करके और बजट के बारे में उनको जानकारी दी जाएगी। इसके बाद ये बजट जो है, ये जो भी बजट बनाया गया है, क्योंकि सील डॉक्यूमेंट होता है और बहुत सीक्रेसी के तहत ये बनाया जाता है, उसको जो मंत्रिमंडल है, कैबिनेट बैठक, कैबिनेट के सामने इसको रखा जाएगा, और कैबिनेट की मंजूरी के बाद इस बजट को संसद के पटल पर रखा जाता है। देखिए बजट की, उसके बाद बजट की जब प्रस्तुत करेंगी, यानी कि निर्मला सीतारमण पहली महिला मंत्री हैं जो कि वित्त मंत्री के तौर पर बजट को पेश करने वाली हैं संसद में, उस वक्त पर जब उनका भाषण शुरू होगा, ठीक उसी वक्त या उसके खत्म होने के वक्त पे जो तमाम सदस्यगण हैं, लोकसभा के जो सदस्य हैं, उन सबको जो बजट की कॉपी है, स्पीच की जो कॉपी है, वो वितरित की जाएगी, और उसके बाद जो पूरा बजट है वो लोग उनको दिया जाएगा। साथ ही साथ आजकल क्योंकि डिजिटल जमाना है, तो बजट की कॉपीज को संसद में भाषण खत्म होने के बाद डिजिटल तरीके से वेबसाइट्स पर भी अपलोड कर दिया जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है इस बजट की रहेगी। काफी उम्मीदें इस बार इस बजट से है। हमने देखा है कि जो आर्थिक सर्वेक्षण कल आया था, उसमें भी किन चीजों पर, खासतौर पर जो डिसइन्वेस्टमेंट है या निवेश जो है, वो उस पर ज्यादा फोकस किया गया है। और खेती के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने 2022 का जो लक्ष्य रखा है कि किस तरीके से किसानों की आय दोगुनी 2022 तक की जाए, उस पर किस तरीके से नई सरकार जो है वो काम करेगी। आने वाले 5 साल में कैसे एक खाका तैयार होगा, अगले 1 वर्ष में जो बजट है उसमें क्या लेकर के सरकार आने वाली है। और महिला क्योंकि वित्त मंत्री हैं, इसलिए गृहिणियों को, खासतौर पर जो मिडिल इनकम फैमिलीज हैं, उनको काफी उम्मीदें हैं और कि अगर जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है या बढ़ रही है, उसको काबू में लाया जाए। अलग अलग जो दाम हैं, अलग अलग चीजों के इन्फ्लेशन रेट जो है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। खेती पर विशेष तौर पर ध्यान रहने की जो है उम्मीद की जा रही है कि लंबे अरसे से हमने देखा है कि पिछले कई बजटों से खेती जो है, जिस तरीके से खेती और किसानी का संकट देश में है, और कई मसलों पर सरकार ने भी इस बात को माना है, उसको दूर करने के लिए इस बार के बजट में क्या क्या चीजें रहेंगी। रोजगार को उपलब्ध कराया जाए युवाओं को, जिस तरह से स्कीम्स पिछली 5 साल में हमने देखी, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, और कई ऐसी स्कीम्स जो रोजगार मुहैया कराने की कोशिश कर रही हैं युवाओं को, और उसको कैसे आगे बढ़ाएगी ये सरकार। इन तमाम चीजों पर सबकी नजरें रहेंगी। खासतौर पर डिफेंस जो है, डिफेंस, क्योंकि निर्मला सीतारमण पहले डिफेंस मिनिस्टर रही हैं, और डिफेंस की जो जरूरतात हैं, और उसके लिहाज से क्या डिफेंस का बजट में किसी तरह की बढ़ोतरी होती है। लगातार जो टेंशन रहती है हमारे बॉर्डर्स पे, उसको कैसे डिफेंस जो है उसमें बजट बढ़ाया जाएगा। इन तमाम चीजें ऐसी हैं, डिसइन्वेस्टमेंट से लेकर के, जिन पर तमाम लोगों की नजरें रहने वाली हैं कि आज जब बजट पेश किया जाएगा तो इन चीजों को लेकर के सरकार का क्या रवैया रहेगा, और आने वाले वित्त वर्ष में सरकार किस चीज पर अधिक जो है वो फोकस करने जा रही है। जी प्रीति।
जी, तो यानी तमाम चुनौतियां हैं। फिलहाल देखना होगा इन चुनौतियों के बीच किस तरह से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करती हैं। अखिलेश सुमन का रुख करेंगे हम एक बार फिर। अखिलेश, जिस तरह से बात हो रही है कि 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का ब्लूप्रिंट जिस तरह से आर्थिक सर्वेक्षण में दिखाया गया है, वहीं अगर बात करें जो हालिया दुनिया भर की स्थिति है, जो अभी हालात हैं, उसमें विकास दर के स्तर को बचत, निवेश और निर्यात, एक तरह से इनका चक्र देखें तो इसको सुचक्र बनाते हुए आगे काम करना होगा और इसके लिए भी अपनी तमाम चुनौतियां हैं। और वर्तमान में देश की अर्थव्यवस्था का आकार लगभग 2.75 लाख करोड़ डॉलर का है। तो ये चक्र बनाने के लिए किस तरह का सामंजस्य दिख सकता है बजट में? तो सबसे बड़ी चुनौती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली है वो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की 2025 तक। तो इसके बारे में जो उन्होंने पहले ही देखिए, पिछले कार्यकाल में उन्होंने जो एक जनधन योजना चलाई थी, जनधन योजना को बहुत ही गंभीरता से उसे लागू किया गया, एक मिशन मोड में उसे लागू किया गया और हर आदमी के पास एक डिजिटल इकोनॉमी, एक बैंकिंग सिस्टम का एक्सेस हो गया। तो यह एक बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद आधार का हुआ, आधार के साथ तकरीबन सारी चीज़ें जुड़ गई हैं जो जन सुविधाएं मिलनी हैं सरकार के माध्यम से। और उसके बाद अभी के इस बजट में अगर न्यूनतम मजदूरी के बारे में, न्यूनतम वेतन, मैं उसे कहूँगा कि न्यूनतम आमदनी के बारे में क्या प्रावधान होते हैं अगर वो लागू होता है, और उसके बाद जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी इस बजट में काफ़ी जोर हो सकता है। तो विश्व की स्थिति जो है प्रीति, मैं बताऊं कि विश्व की स्थिति अभी भारत के अनुकूल है। जिस तरीके से अभी G20 में देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ, डोनाल्ड ट्रंप के साथ बात की। जो मतभेद थे उस मतभेद को ख़त्म करने के लिए अमेरिका की एक टीम भी आ रही है भारत में, ट्रेड और कॉमर्स की। वो ट्रेड और कॉमर्स की टीम जो छोटे मोटे मतभेद हैं उन मतभेदों को दूर करके व्यापार को आगे बढ़ाया जाएगा। जो असली बात है, जापान के बाद, जापान निवेश करने के लिए भारत में लगातार इच्छुक रहा है, तो जापान से भी बात हुई। उसके बाद चीन से भी बात हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे अगले महीने और वहां भी बात होगी। तो जिस तरीके के वर्ल्ड प्लेयर्स हैं, अगर वर्ल्ड प्लेयर्स के हिसाब से देखें तो भारत के सभी के साथ अपने बहुत ही अच्छे संबंध हैं। उसके अलावा सभी जो ये दुनिया के प्लेयर हैं वो सभी समझते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा ट्रांसपेरेंट मार्केट, मैं बोल रहा हूँ सबसे बड़ा ट्रांसपेरेंट मार्केट, जो लोकतांत्रिक तरीके से चलता है, कहाँ क्या उछाल है, क्या गिराव है, सारी चीज़ें दुनिया के लोगों को मालूम होती है। इसलिए दुनिया के जो भी निवेशक हैं वो भारत में निवेश करने के लिए लगातार इच्छुक हैं। तो इस बजट के बाद ये चुनौती होगी कि किस तरीके से निवेशकों को हम सुगम तरीका दें, ताकि जो ब्यूरोक्रेटिक जो प्रॉब्लम्स कई बार आते हैं वो प्रॉब्लम से हटकर वो लोग निवेश कर सकें। और अगर निवेश करेंगे तो निश्चित तौर पर जो देश के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और जो आर्थिक उससे जो डायनेमिक्स बनती है, आर्थिक जो गति बनती है, उस आर्थिक गति से आपका जो इकोनॉमी की स्थिति है वह भी सुधरती है। और मुझे लगता है कि 2025 जो $5 ट्रिलियन का जो लक्ष्य है वो कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है। दुनिया अगर आर्थिक मंदी से गुजर रही है तो उसके कारण ये है कि जो दो बड़ी ताकतें हैं उनके बीच में लगातार टकराव है, चीन और अमेरिका के बीच में। और इस टकराव में भारत को कुछ खोना नहीं है। ज़्यादातर ये कहें कि भारत को इस टकराव में पाना है और हमें जो अपनी घरेलू स्थिति है, घरेलू आर्थिक राजनीति की स्थिति, इन सारी स्थितियों को अगर ठीक रखेंगे तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये सब ठीक है। को अगर हम ठीक रखेंगे तो जाहिर तौर पर इस लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। अखिलेश सुमन, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही रविंद्र सिंह शोरान, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, इस जानकारी को फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला आर्थिक सर्वेक्षण कल संसद में पेश किया था। वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2018-19 का आर्थिक सर्वेक्षण पहले राज्यसभा और फिर लोकसभा में पेश किया। इसके मुताबिक 2019-20 में विकास दर में तेजी आएगी और इसके 7% रहने का अनुमान है। पिछले वित्त वर्ष 2018-19 में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की वृद्धि दर 5 साल के न्यूनतम स्तर 6.8% पर रही थी। 7% ग्रोथ का मतलब है कि भारत दुनिया में सबसे तेज गति से आगे बढ़ता रहेगा। यह अनुमान निवेश और खपत में तेजी की संभावना के आधार पर व्यक्त किया गया है। That has already been provided by the Honorable Prime Minister of a $5 trillion economy by 24-25. To achieve that vision, a strategic blueprint is necessary. That's the second element.
And this year's economic survey, therefore, makes a concerted effort to try and provide that strategic blueprint for achieving the vision laid down by the Honorable Prime Minister. Third key element are tactical tools that are necessary to calibrate into this strategic blueprint. So the survey, especially volume 1, lays out the strategic blueprint and also talks about several of the tactical tools that are necessary to ensure that we calibrate continuously to achieving that vision. So the theme of the survey is captured by this vision, and that's why the central gear here is #economy at 5 trillion. That's the vision that I just described, said by the Honorable Prime Minister. The survey talks about the blueprint for achieving this vision, and the key theme here is shifting gears through a virtuous cycle. और आर्थिक समीक्षा में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 2019-20 ने सरकार को विशाल राजनीतिक जनादेश दिया है जो उच्च आर्थिक वृद्धि की संभावनाओं के लिए शुभ है। भारत 2018-19 में विश्व की तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। ऐसा 2017-18 के 7.2% जीडीपी वृद्धि से 2018-19 में 6.8% के मामूली परिवर्तन के बावजूद हुआ। दूसरी ओर विश्व उत्पादन में 2017 के 3.8% की तुलना में 2018 में 3.6% की कमी आई है। इसमें कहा गया है कि 2018-19 में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आवक 14.2% बढ़ी। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने वाले शीर्ष क्षेत्रों में सेवा, ऑटोमोबाइल और रसायन प्रमुख हैं। कमोबेश 2015-16 से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आवक ऊंची दर से बढ़ी है। ये वृद्धि भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेशकों के विश्वास में सुधार को दर्शाती है। First volume lays out the strategic blueprint. It has 11 chapters in it, and with the key intent being the blueprint for achieving the #economy at 5 trillion. The theme, as I just mentioned, is shifting gears through a virtuous cycle with investment as a key driver. The tactics are behavioral economics, nourishing MSMEs, data as public good, legal reforms, and policy consistency. Volume 2 has been, in the way in which it has been presented in earlier years, with the first chapter providing the overview of the state of the economy. It will provide a ready reckoner for the existing status and the policies that have been employed in major sectors, and is supported by relevant data and tables. There are a couple of important additions that we've made to the presentation of the economic survey. And in this, we've been inspired by Gandhiji's talisman. Gandhiji said that think about that weakest person and how your policy can make a difference to his or her life. Therefore, we've tried to present the survey in a manner that can actually be accessed by the common person. And therefore, apart from the abstract that every chapter carries, there is also a chapter at a glance that the readers can look at to ensure that they get the gist of the chapter. और अब कुछ और अहम खबरें। गुजरात से राज्यसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुका है, जो शाम 4 बजे तक चलेगा और इसके बाद मतगणना होगी और नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। गुजरात विधानसभा के अंक गणित को देखते हुए सत्तारूढ़ बीजेपी के दोनों उम्मीदवारों विदेश मंत्री एस जयशंकर और प्रदेश ओबीसी मोर्चा के नेता जुगलजी ठाकुर की जीत पक्की मानी जा रही है। कांग्रेस ने चंद्रिका चुड़ासमा और गौरव पांड्या को मैदान में उतारा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और स्मृति ईरानी के लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद ये सीटें खाली हुई हैं। सत्रहवीं लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए संसद में प्रबोधन कार्यक्रम का कल दूसरा दिन था। कार्यशाला के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और गृह मंत्री अमित शाह समेत वरिष्ठ सांसदों ने पहली बार चुनकर आए सांसदों से अपने अनुभव साझा किए। कार्यशाला का आयोजन लोकसभा सचिवालय के संसदीय अध्ययन
और प्रशिक्षण ब्यूरो द्वारा किया गया था। 9 और 10 जुलाई को भी संसदीय विषयों पर आधारित कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। नए सांसदों को सड़क और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 17वीं लोकसभा में करीब आधी तादाद युवा और नए सांसदों की है। उन्होंने संसदीय मामलों को बेहतर ढंग से समझने और व्यक्त करने के लिए विषयों के वर्गीकरण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सांसद अपनी रुचि आधारित विषय बांट लें, जिससे विषय को समझने में और संसद में मुद्दे उठाने में मदद मिलेगी। नए मान्य सदस्यों में जो संसदीय प्रक्रिया नियमों को जानने की उत्सुकता और संसद के अंदर विचारों को प्राप्त करने की उत्सुकता है, और जिस तरीके से माननीय सदस्यगण संसद के सत्र में प्रभावी रूप से अपने इलाके की समस्याओं को उठाते हैं, अभावों को उठाते हैं, इसके लिए मैं सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। और मुझे खुशी है कि इस संसद सत्र का एक इतिहास रहेगा जब प्रथम बार निर्वाचित सभी माननीय सदस्यगण किसी न किसी जीरो ओवर, प्रश्नकाल, 377 अन्य साधनों के माध्यम से संसद में अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाएंगे। हम सबको हमेशा ये बात का संज्ञान हमारे दिलो दिमाग पर रहना चाहिए कि 125 करोड़ लोगों के देश में से 543 सांसद चुने जाते हैं, और ये पंचायत जो बनती है हम 543 में से एक व्यक्ति बने हैं जो देश का भविष्य तय करते हैं। और औसतन एक रूप से देखा जाए तो 15 लाख से ज्यादा लोगों का प्रतिनिधित्व हम यहां पर करने आए। और जब तक हम प्रतिनिधित्व जिस संस्था में कर रहे हैं वो संस्था के गौरव को नहीं जानेंगे, हमारा अच्छे सांसद बनना, प्रभावी सांसद बनना असंभव होता है। आज हम लोकसभा के अंदर बैठे हैं, हर रोज आते हैं, अनेक साल तक आप चुनकर आएंगे, हर रोज यहां वक्तव्य देंगे, मगर ये संस्था क्या है वो जब तक हम गौरव के साथ नहीं पहचानेंगे, अपने आप के बारे में भी गौरव खड़ा करना और प्रभावी ढंग से इसका काम करना असंभव। और जो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम अप टू इंफिनिटी। यू कैनॉट कैच योर ओन इमेज। और इसलिए परफेक्शन ये सही में बहुत कठिन बात है। कोई भी व्यक्ति होता है उसमें गुण और दोष होते ही है। दोषों को कम करना और गुणों को बढ़ाना, इसे ही व्यक्तित्व और नेतृत्व बनता है। तो स्वाभाविक रूप से आप जब ये संसद में आ रहे हो और पूरा देश आपके तरफ देख रहा है, पूरी मीडिया का फोकस है, तो आपको ये तय करना होगा कि मुझे कौन से विषय का प्रश्न पूछना है। और बात क्रिकेट वर्ल्ड कप की। आईसीसी विश्व कप में कल वेस्टइंडीज ने अफगानिस्तान को 23 रन से हरा दिया। वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 6 विकेट पर 311 रन बनाए। शाई होप ने 77, एवन लेविस ने 58 और निकोलस पुरन ने 58 रन बनाए। अफगानिस्तान की टीम 50 ओवर में 288 रन पर ऑल आउट हो गई। इकरम अली खिल ने 86 रन की पारी खेली। रहमत शाह ने 62 रन बनाए। वेस्टइंडीज के लिए कार्लोस ब्रेथवेट ने 4 और केमार रोच ने 3 विकेट लिए। शानदार पारी खेलने के लिए शाई होप को मैन ऑफ द मैच चुना गया। वहीं विश्व कप में आज पाकिस्तान की भिड़ंत बांग्लादेश से होगी। दोनों टीमों के बीच मुकाबला दोपहर 3 बजे से लॉर्ड्स मैदान पर खेला जाएगा। और इसी के साथ फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्कार।